चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3। दूसरी डीबूस्टिंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लैंडर। चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है लैंडर। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब में क्षतिग्रस्त राजमार्ग का किया निरीक्षण। गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में भाजपा कार्य समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भोपाल में भाजपा सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। पाकिस्तान में चर्च और घरों को जलाने की घटना की संयुक्त अरब अमीरात ने की कड़ी निंदा। धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करने की दी नसीहत। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद और अमेरिका के फैबियानो कारुआना के बीच फीडे विश्व कप सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आज। कल खेला गया पहला मुकाबला हुआ था ड्रॉ। फीफा महिला विश्व कप का फाइनल आज। इंग्लैंड और स्पेन के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। साथ ही यह भी बताया कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वो लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से 23 अगस्त को शाम 5:45 पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोकोस्मोस ने कहा है कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी लैंडर मॉड्यूल के चांद पर लैंड करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि लैंडिंग के लिए तैयार रहें। चंद्रयान-3 का अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक लैंडर मॉड्यूल कक्षा को 25 किलोमीटर गुणे 134 किलोमीटर तक कम हो गया है। जैसे ही लैंडर मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत वाली भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान विभाग ने 21 अगस्त तक 6 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें शिमला सहित मंडी, सोलन, सिरमौर शामिल है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे मॉनसून सीजन में अब तक 338 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उधर राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान भूस्खलन और बारिश से मरने वालों की संख्या अब 75 हो गई है। राजधानी शिमला के समर हिल इलाके में शिव बावड़ी में हुए राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। घटनास्थल से कल शाम मलबे से एक और शव मिलने के बाद इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया।
तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के वजह से भूस्खलन की वजह से ज़बरदस्त स्थितियां बनी हुई हैं और राहत और बचाव कार्य बहुत जगहों पर चलाया जा रहा है। अब तक इस पूरे सीजन में मरने वालों की संख्या 338 हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि राजमार्ग संख्या 707 क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण करने के लिए जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं इस बाबत कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और फिलहाल किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये देखने की भी कोशिश की जा रही है कि कैसे जल्द से जल्द इस राजमार्ग को बहाल किया जा सके, क्योंकि भूस्खलन के बाद से जो राजमार्ग है उसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आज खुद अनुराग सिंह ठाकुर और जेपी नड्डा यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं इस क्षतिग्रस्त हिस्से का। तो शिमला समेत सोलन, शिमला, मंडी और जो तमाम इलाके हैं वो वहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ की वजह से स्थितियाँ दुरूह हो गई हैं। जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये स्थितियां अभूतपूर्व हैं बारिश के लिहाज से, मानसून के लिहाज से, और हिमाचल प्रदेश में यह आफत अभी भी बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहानिसबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहानिसबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 18 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड
पेश करेंगे। इसके साथ ही शाह विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचने वाले प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां अटल सभागार में वृहद कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाह प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर कि वो राजधानी भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो बीजेपी सरकार है उसका पिछले 20 वर्षों का लेखा जोखा यहां पर पेश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि केंद्र और राज्य सरकार कि जो योजनाओं के माध्यम से जो लाभान्वित है उन तक बीजेपी पहुंचे और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए और ऐसे लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने गांधीनगर में आयोजित G20 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कई सारी उपलब्धियां हासिल की गईं। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ जैसी चीजों पर काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय में बेहद अहम साबित होंगी। G20 countries have agreed under India's presidency is to address the access to counter measures, medical counter measures. So that's very important. Then there is a consensus with the G20 to address that. And the second is the digital health initiative, and WHO will coordinate the initiative and will be its secretariat. And this is to use digital technology, including AI, to achieve universal health coverage. And I have witnessed here when we visited the Ayushman Bharat Wellness Center how telemedicine can be used to link the health post with a remote hospital and serve people. And we have also, some presentations from some countries with good experience in digital technology. So that's another initiative that we launched today. And that will benefit the whole world. और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 21 अगस्त को उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना है। सम्मेलन के दौरान राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सभापति और अध्यक्ष और उपसभापति और उपाध्यक्ष तमाम विषयों पर विचार मंथन करेंगे। डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने में जनप्रतिनिधियों को और अधिक प्रभावी, कुशल कैसे बनाया जाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र को सुदृढ़ करने में जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका हो, इन विषयों पर मंथन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का समापन 22 अगस्त को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ समापन भाषण के साथ करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के निधन पर उन्हें याद करते हुए एक लेख लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद करते हुए लिखा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बीच इस खबर को आत्मसात कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था कि बिंदेश्वर पाठक जी अब नहीं रहे। पीएम ने अपने विस्तृत लेख में लिखा है कि सहज, सरल, विनम्र व्यक्तित्व के धनी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर जी का जाना एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि स्वच्छता को लेकर उनमें जो जज्बा था वो मैं तब से देखता आ रहा हूं जब मैं गुजरात में था। जब मैं दिल्ली आया तब उनसे भिन्न भिन्न विषयों पर संवाद और बढ़ गया था। हम अक्सर सुनते हैं 1 लाइफ 1 मिशन, लेकिन 1 लाइफ 1 मिशन क्या होता है ये बिंदेश्वर जी के जीवन सार में नजर आता है। बिंदेश्वर जी का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने गांधी जी के स्वच्छता के विचारों का संस्थागत समाधान दिया।
पीएम ने लिखा है कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत से समरस भारत, समरस भारत से सशक्त भारत, सशक्त भारत से समृद्ध भारत की यह यात्रा अमृतकाल की सबसे जीवंत यात्रा होगी और इस यात्रा में बिंदेश्वर जी की कमी बहुत महसूस होगी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय का क्या कुछ रहा है प्रेस बयान, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कल एक प्रेस बयान में कहा कि यूएई पाकिस्तान में चरमपंथियों द्वारा कई चर्चों और दर्जनों घरों को जलाने की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही उसके बाद हुई हिंसा की भी निंदा की गई है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी किए गए बयान में कहा कि घृणास्पद भाषण, बयान और उग्रवादी लोग सहिष्णुता, सहअस्तित्व और शांति के मूल्यों को फैलाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बाधित करते हैं। पाकिस्तान में मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ सिद्धांतों की सुरक्षा को खत्म कर दिया गया है। रिलीज में उन्होंने कहा कि यह वो समय है जब वैश्विक स्तर पर हमें सहिष्णुता, शांति और सार्वभौमिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करना है। ऐसे समय में धार्मिक उत्तेजना पर काबू करना चाहिए, धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। हमें ध्रुवीकरण से बचने की आवश्यकता है। हालांकि यूएई ने अपने बयान में आपराधिक घटना से निपटने में पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की सराहना की। पाकिस्तान में पाक कुरान मजीद के बेअदबी मामले में पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में हिंसा भड़क गई थी। अब तक इस मामले में 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच ईसाई नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फैसलाबाद जिले की जर्नल वाला पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ईसाइयों के घरों और एक चर्च की इमारत में तोड़फोड़ और आग लगाने के लिए 600 लोगों के खिलाफ 2 आतंकी मामले दर्ज किए हैं। खबर ग्वाटेमाला से, जहां राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे दौर का आज चुनाव होगा। इससे पहले जून में हुए मतदान में किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। सुधारवादी उम्मीदवार बर्नार्डो अरेवालो और सांद्रा टोरेस के बीच मुख्य मुकाबला है। इस दौड़ में अरेवालो आगे चल रहे हैं। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति एलेजांद्रो जियामोटोई ने इस चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसे बिना किसी दिक्कत के सत्ता सौंप देने का ऐलान किया है। आज होने वाले चुनाव में चुनावी हस्तक्षेप की आशंका जताई जा रही है, जबकि मतदान आज के दौरान शांति की उम्मीद की जा रही है। और इक्वाडोर में आज राष्ट्रपति पद के लिए नई विधायिका चुनने के लिए मतदान होगा। इससे पहले
चुनाव से जुड़े अधिकारी कल मतदान संबंधी तैयारियों में जुटे रहे। अधिकारियों ने चुनाव सामग्री बांटने के लिए सेना की देखरेख में मतदान केंद्रों तक ट्रकों में बक्से रखते हुए वो नजर आए। मतदान के लिए बूथों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सैनिकों को तैनात किया गया है। 10 दिन पहले उम्मीदवार फर्नांडो विलावेंशियो की हत्या के कारण चुनाव प्रचार में कमी देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया था। आज मतदाता मतदान कर नए राष्ट्रपति को चुनने के साथ नई विधायिका का भी चुनाव करेंगे। और पिछले सप्ताह माउई के जंगल में लगी आग के बाद पीड़ितों की तलाश के लिए कुत्तों और भारी उपकरणों के साथ खोज और बचाव दल अथक प्रयास कर रहे हैं। माऊ काउंटी में मारे गए 111 लोगों में से केवल 5 पीड़ितों के नाम जारी किए गए हैं। पहचान के प्रयास अभी भी जारी हैं। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को इस महीने राज्य को तबाह करने वाली घातक जंगल की आग के मद्देनजर हवाई के लिए अतिरिक्त संघीय सहायता को अधिकृत किया है। शुक्रवार और शनिवार को भीषण आग लगने के कारण उत्तरी कनाडाई शहर येलो नाइफ ने अपने लगभग 20,000 निवासियों में से अधिकांश को बाहर सुरक्षित निकाल लिया है। बढ़ती आग के कारण भूमि निकास बंद होने और संभावित रूप से अधिक नुकसान होने के कारण और इसके खतरे से लोग अपने घर और संपत्ति को छोड़कर पड़ोसी प्रांतों में शरण लेने के लिए चले गए। स्थानीय निवासी और पर्यटक आग और धुएं से भरी सड़कों पर चले गए, जबकि स्थानीय और संघीय अधिकारियों ने कुछ अन्य लोगों को बाहर निकाल लिया। और खबर खेलों से जुड़ी हुई, भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने शनिवार को फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले गेम में अमेरिका के अनुभवी खिलाड़ी फैबियानो कारियाना को ड्रॉ पर रोक दिया। 18 साल के प्रज्ञानंद ने काले मोहरों से खेलते हुए कड़े मुकाबले में 78 चाल के बाद अमेरिका के खिलाड़ी को ड्रॉ पर रोका। प्रज्ञानंदा आज दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। और फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज इंग्लैंड का सामना स्पेन के साथ होगा, यानी इस बार दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिलेगा। दरअसल ये दोनों ही टीमें अब तक विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाई हैं। यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड के पास ये खिताब और इतिहास रचने का दूसरा मौका होगा, जब वो लगभग एक समय में कोई दूसरा बड़ा खिताब इस वर्ष अपने नाम कर पाएगा। गौरतलब है कि विजेता टूर्नामेंट के नवे संस्करण में विश्व चैंपियन बनने वाला 5वां अलग देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात माफ कीजिएगा अमेरिका की बात हो रही है, जो 4 बार, जर्मनी 2 बार, नॉर्वे और जापान एक बार विश्व कप जीत चुके हैं। वहीं स्वीडन ने फीफा महिला विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के बाद टीम ने स्वीडन ने चौथी बार कांस्य पदक हासिल किया। और पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे और अंतिम चरण में भारत को 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक हासिल हुए। महिला और पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महिला और पुरुष रिकर्व टीम को कांस्य पदक हासिल हुए। महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तित्व वर्ग में ज्योति सुरेखा बेनम ने कांस्य पदक जीता। ज्योति ने विश्व की दूसरी नंबर की तीरंदाज कोलंबिया की सारा लोपेज को शूटआउट में हराकर कांस्य पदक हासिल किया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शनिवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान विश्व कप के लिए शुभंकर जारी किया। मस्कट को युवा पीढ़ी का ध्यान में रखकर यह शुभंकर बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान आईसीसी अंडर 19 महिला और पुरुष विजेता कप्तान शेफाली वर्मा और यश ढुल मौजूद रहे। ये मस्कट पुरुष और महिला विश्व कप दोनों के लिए जारी किया गया है। गौरतलब है कि वनडे विश्व कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से देश में होगी और इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे विश्व कप की मेजबानी देश के 10 शहर करेंगे। और मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने एशेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मुंबई हाफ मैराथन 2023 को हरी झंडी दिखाई। वो एशेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मैराथन का 7वां संस्करण है। 7 साल पहले लगभग 3000 प्रतियोगियों ने इस हाफ मैराथन में हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 20,000 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं।
इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पता चलता है कि हम एक देश के तौर पर किस प्रकार सोच रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से ले रहे हैं। ये स्वस्थ राष्ट्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये 7वां एडिशन है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का मैराथन का। मुझे याद है 7 साल पहले वी हैड अबाउट 3000 और सो पार्टिसिपेंट्स, और आज वी कैन प्राउडली से कि वी ग्रोन 7 टाइम्स, 20,000+ पार्टिसिपेंट्स हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ we as a country are thinking and taking our health seriously. It's not taken for granted anymore, and it's a positive step towards what we want to achieve for our nation. A healthy nation, a young and healthy nation will always give the results that we want. और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी की टीम इंटर मियामी ने लीग कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंटर मियामी ने नेशविल क्लब को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। अर्जेंटीना विश्व कप विजेता मेसी ने 24वें मिनट में एक अद्भुत स्ट्राइक के साथ गोल कर मियामी को आगे कर दिया था, लेकिन फाफा पिकॉल्ट ने दूसरे हाफ में गोल कर नेशविले को बराबरी पर ला दिया, जिसके बाद मैच का नतीजा पेनल्टी के जरिए निकाला गया। मियामी क्लब के साथ मेसी की यह पहली ट्रॉफी है। गौरतलब है कि 7 बार के बैलन डीओर विजेता मेसी ने अब इंटर मियामी के लिए 7 मैचेस में 10 गोल किए हैं। और बात सेहत की भी कर लेते हैं। मोतियाबिंद वृद्धावस्था में होने वाली आम नेत्र समस्याओं में से एक है। मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं और उपचार के क्या कुछ तरीके हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सफेद मोतिया या मोतियाबिंद नेत्र रोग है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। मोतियाबिंद से प्रभावित होने पर व्यक्ति की आंख का लेंस सफेद या धुंधला पड़ जाता है, जिससे उसे आसपास की वस्तुएं देखने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या आ सकती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत महसूस होती है। आंख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है, जैसे हम अभी कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में लेंस है, फिर विट्रियस होती है, फिर रेटिना जिसको पर्दा कहते हैं, और ऑप्टिक नर्व बनती है। तो जो लेंस है उससे जो रोशनी रेटिना पे फोकस होती है और हमें जो है स्पष्ट दिखाई देता है। उम्र के साथ में चोट लगने की वजह से, डायबिटीज की वजह से इस लेंस में जो है धीरे धीरे ओपेसिटीज आने लगती हैं, और जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अब मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है कि पहले ऑपरेशन जब मोतिया के लेंस के होते थे तो पूरा सफेद पकने के बाद होता था, और पूरा मैच्योर लेंस जो है कैटरेक्ट होने पे सफेद मोतिया की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम मोतियाबिंद है। अधिकतर मामलों में मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में नजर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद की अवस्था बढ़ती है उससे व्यक्ति की नजर पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब इसका इलाज जो है वो पहले सिर्फ पूरा लेंस निकाल के हो जाता था और ऊपर से 12 नंबर का चश्मा लगता था, फिर उसके अंदर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट की पद्धति शामिल हुई और इसके साथ में अल्ट्रासोनिक फेकोइमल्सिफिकेशन आया। आधुनिकतम जो लेंस पद्धति है जिससे सर्जरी होती है उसमें मल्टीफोकल फोल्डेबल आईओएस डल जाते हैं, तो जो आदमी की मोतियाबिंद होने के पहले की रोशनी थी उससे भी ज़्यादा अच्छी रोशनी उसको मिल सकती है। अगर उसको -10 का नंबर था, +5 का नंबर था, वो सारे 0 हो जाते हैं और पूरे समय तक वो बिना चश्मे के काम कर सकता है। अल्ट्रासोनिक फेकोइमल्सिफिकेशन के आगे हम लेजर से भी ये इसका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को निकाल रहे हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचे आयाम को छू रही है, काफ़ी अच्छी होती है और जल्दी रिकवरी होती है, और पहले से भी अच्छा विजन जो है हम उसको पेशेंट को इसमें प्रदान कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आंख में पानी जो है वो कम से कम 15 दिन नहीं जाना चाहिए। सिर पे जो नहाना है, अगर आपको साबुन लगाना, शैम्पू लगाना है, 1 हफ्ता ना करें। घर में 1 हफ्ते तक काला चश्मा लगाइए, बाहर 1 से 2 हफ्ते लगाइए। खाने पीने का कोई परहेज नहीं, टीवी मोबाइल का कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ड्राइविंग 4 दिन बाद कर सकते हैं, आप किचन में जा सकते हैं। तो जो आधुनिकतम पद्धति से जो सर्जरीज हो रही हैं उसमें बचाव के रखाव टाइम कम हो गया है। आवश्यक है कि मोतियाबिंद का जल्द और सही इलाज करवाया जाए। नियमित आंखों की जांच करवाने से मोतियाबिंद को सही समय पर पकड़ा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।